तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन, है ना। तो देखो सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है। सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होगा कि जैसे सपोज कर लो एक सर्कल है, एक राउंड टेबल है बेसिकली, और इसमें 4 पर्सन्स बैठे हुए हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है ना। अब अगर मान लो कि हम इनको शिफ्ट करें, ये लोग 4 अलग अलग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, अब हम लोग इसको अगर शिफ्ट करें और अब इनका ओरिएंटेशन ऐसा कर दें कि मैं यहाँ पे ए को बैठा दूं, इस जगह पे बी को, यहाँ पे सी को और इस जगह पे डी को, ठीक। तो पहले ए मान लो इस पोजीशन पे था, अब ए बी सी डी फिर से वही एक साइक्लिक ऑर्डर में आ जाएंगे, जो कि ए बी सी डी इस साइक्लिक ऑर्डर में थे। तो क्या ये दोनों डिफरेंट परम्यूटेशन को, चाहे डिफरेंट अरेंजमेंट को शो कर रहे हैं? नहीं, ये तो दोनों का अरेंजमेंट सेम है ना, ए बी सी डी और ये भी ए बी सी डी। अगर अब मैं मान लो इसी में ऐसे शिफ्टिंग करूं कि ए मेरा यहां पे आ जाए, बी इस जगह पे आ जाए, सी इस प्लेस पे आ जाए और डी इस प्लेस पे आ जाए, तो क्या ये फिर डिफरेंट अरेंजमेंट है? नहीं, अगेन इट इज ए बी सी डी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग सारे जितने भी सर्कल पे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को अगर हम लोग या जितने भी पर्सन्स वहां पे बैठे हुए हैं, इनको साइक्लिक ऑर्डर में या काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी एक डायरेक्शन में अगर चेंज करेंगे, तो क्या इसका अरेंजमेंट नया डेवलप होगा? नहीं डेवलप होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कुलर परम्यूटेशन में, जो नॉर्मल परम्यूटेशन में क्या होता था कि अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उनको अरेंज करने के तरीके कितने होते थे? n फैक्टोरियल। लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन में ये चीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर मैं देखो चारों को अरेंज कर रहा हूं फिर से, तो क्या हो रहा है, सारे अरेंजमेंट सेम मिल जा रहे हैं। अब इसी सर्कुलर परम्यूटेशन में तुम क्या करोगे कि अगर एक किसी की पोजीशन को मैं फिक्स कर दूं, ए बी सी डी, अब मान लो ए फिक्स कर दूं और बी सी डी को अलग अलग अरेंज करूं, जैसे ए मेरा इसी पोजीशन पे, अब यहां पे सी आ गया, यहां बी और यहां पे डी, तो अब एक ये नया अरेंजमेंट डेवलप हो जाएगा, इज इट। इसी तरह से दूसरा एक अरेंजमेंट मेरा हो सकता है कि ए ये यहां पे डी आ गया, इस जगह पे बी है और यहां पे सी है, तो अगेन दिस इज अ न्यू अरेंजमेंट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और उनको सर्कुलर परम्यूटेशन में अरेंज करना होगा, तो कितने तरीके टोटल अरेंजमेंट बन सकते हैं? एक को अगर फिक्स कर दें तो n-1 को हम परम्यूट कर दें, तो वो मेरे लिए नए अरेंजमेंट होंगे। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में हमेशा याद रखना कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अगर हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितने होंगे? टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? n-1 का फैक्टोरियल। दिस इज फॉर द केस ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। नॉर्मल में क्या होता है, जब अगर हम लोग इन लाइन किसी एक पर्टिकुलर लाइन या रो वाइज करते हैं तो n फैक्टोरियल, लेकिन वही अगर हम लोग किसी सर्कल में उसको अगर करेंगे तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट हो जाता है n-1 का फैक्टोरियल, है ना। जैसे सपोज कर लो कि तुमको है कि 8 लोग हैं और इनको एक टेबल पे हमको बैठाना है, मान लो 8 पर्सन्स हैं एंड इनको एक टेबल पे बैठाना है, तो टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं? 7 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 लोग हैं तो n-1 का फैक्टोरियल, दैट इज 7 फैक्टोरियल तरीके से हम इनको बैठा सकते हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई कि सर्कुलर परम्यूटेशन में कैसे हम लोग अरेंज करेंगे। तो देखो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मेंस में भी आया हुआ था। क्वेश्चन था मेंस में कि 7 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स हैं, और कहता है कि इनको हमको अरेंज करना है ऑन ए सर्कुलर टेबल। इनको सर्कुलर टेबल पे हमको अरेंज करना है, ठीक है ना, सच दैट no 2 girls sit together। वो कह रहा है कि 7 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, इनको एक सर्कुलर टेबल पे हमको इस तरह से अरेंज करना है कि 2 गर्ल्स एक साथ ना आए।
ठीक है ना। तो अब देखो हम लोगों ने गैप मेथड ऑलरेडी पढ़ रखा था। गैप मेथड में होता था जिनको साथ में नहीं होना होता था उसको क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले हटा देते हैं और जो रेस्ट ऑफ द होता है उनको अरेंज कर देते हैं और गैप जनरेट करते हैं। तो अगर हमको 5 गर्ल्स को एक साथ नहीं रखना है तो क्या करोगे, 5 गर्ल्स को हटा दोगे, बोलो। तो अगर हमने 5 गर्ल्स को हटा दिया तो मेरे पास 7 बॉयज बचेंगे। इन 7 बॉयज को एक सर्कुलर टेबल पे बैठाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, कितने तरीके से अरेंज करोगे, 7 बॉयज एक सर्कुलर पे कितने तरीके से बैठेंगे, 6 फैक्टोरियल से, बोलो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बॉयज बैठ गए एक टेबल पे। अब देखो इसमें गैप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 गैप जनरेट हो गए, बोलो भाई। अब इन 7 गैप में तुम्हें किसको बैठाना है, 5 गर्ल्स को। तो 7 में से 5 गर्ल्स को बैठाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले 5 गैप सेलेक्ट करने होंगे भाई, जो 5 गैप होंगे उसी पे तो बैठाओगे। तो कितने हैं गैप, 7, इसमें से 5 गैप सेलेक्ट कर लिए, 7C 5। अब हमारे पास जो 5 प्लेस आ गई सेलेक्ट होके, उस पे 5 गर्ल्स को बैठाने के तरीके कितने होंगे, 5 फैक्टोरियल। अब यहां पे 4 फैक्टोरियल मत कर देना, क्यों, क्योंकि अब ये जगह फिक्स हो चुकी है ना। तो दिस इज 5 फैक्टोरियल। तो दिस इज द टोटल सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ये है बॉयज को पहले बैठाया, फिर गैप को सेलेक्ट किया और फिर उस गैप में गर्ल्स को बैठा दिया। तो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। समझ में आई मेरी बात, समझ में आया कि कैसे हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन का करेंगे। अच्छा, इसी में एक चीज और कर लो कि जैसे गार्लैंड प्रॉब्लम होती है, गार्लैंड प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि जैसे मान लो जैसे एक सर्कल है ना, जैसे हार बनाते हैं हम लोग, तो हार क्या होता है, एक सर्कुलर हार होता है, ठीक है ना। तो उसमें अगर n नंबर ऑफ तुम्हारे बिट्स हैं, n बिट्स हैं, ठीक है ना, तो इनको अरेंज करने के टोटल इस सर्कल में कितने तरीके होंगे, n-1 का फैक्टोरियल। अब अगर गार्लैंड का मतलब क्या होगा कि जो सिमेट्री इस साइड होगी सेम सिमेट्री इस साइड हो जाएगी। इज दैट ओके? तो अगर दो टोटल का n-1 फैक्टोरियल है तो एक साइड को अरेंज करने के लिए कितने तरीके हो जाएंगे, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। इज दैट ओके? या हम इसी को कह देते हैं कि अगर हम लोग इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फ्लिप करें तो हमको कोई फर्क नहीं महसूस होगा, मतलब वो नया अरेंजमेंट जनरेट नहीं हो रहा। कि जैसे मान लो कि इधर भी रेड है तो इधर भी रेड है, इधर ब्लू है तो ये भी ब्लू है। अगर इस तरीके से तो इसको अगर तुम पलटोगे तो क्या फर्क आएगा, नहीं, है ना। तो एक साइड का अगर अरेंजमेंट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली सेम वे में अरेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज बाय दिस वे यू कैन सॉल्व सर्कुलर परम्यूटेशन में गार्लैंड की प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग कुछ 1-2 क्वेश्चंस करते हैं जो कि एडवांस वगैरह में और मेंस में पूछे गए थे, ठीक है ना। तो और एडवांस के 1-2 क्वेश्चंस करते हैं इसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड। तो देखो एक एडवांस में क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था 2015 एडवांस में पूछा गया है। N is the number of ways in which 5 boys and 5 girls can stand in a queue in such a way that all the girls stand consecutively in the queue। वो कह रहा है n जो है एक नंबर ऑफ वेज है, ये नंबर ऑफ वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है n, ओके, जिसमें 5 बॉयज हैं एंड 5 गर्ल्स, 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स स्टैंड इन ए क्यू सच दैट, अब इनको एक क्यू में स्टैंड कर रहे हैं सच दैट all the girls stand consecutively, all girls stand consecutively। क्या मतलब हुआ इसका, सारी लड़कियां एक साथ आएंगी। तो अगर सारी लड़कियां एक साथ आ गई तो तुमने पांचों गर्ल्स ऐसे लिख लिया, G1 G2 G3 G4 G5, बोलो भाई। और यहां पे 5 हैं, B1 B2 B3 B4 एंड B5, ये 5 बॉयज हो गए।
तो n क्या कितना हो जाएगा, कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यस और नो। पहले तो ये 6 एंटिटीज और ये 5 आपस में अरेंज होंगी, तो n की तो वैल्यू हो गई 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये इजी है, टाइम मेथड से हम लोगों ने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा था। सेकंड वो कहता है m बी द नंबर ऑफ द वेज इन विच, अब वो कह रहा m एक और डिफाइंड किया गया जो नंबर ऑफ वेज है, इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन ए क्यू इन सच ए वे दैट एग्जैक्टली 4 गर्ल्स स्टैंड कंसेक्यूटिवली। अब इसमें 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स हैं, लेकिन कंडीशन क्या कहा है कि 4 गर्ल्स सिट कॉन्जिक्यूटिवली। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब अब इसमें 5 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स एक साथ आए, तो सबसे पहले जिनको एक साथ आना है हमने उनको G1 G2 G3 G4, लेकिन हमारे पास 5 गर्ल्स थी, इसमें से तुम 4 को एक साथ ले रहे हो, तो किन 4 को लोगे, 5C4 से पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया 5C4 से, तो ये मेरे पास वो 4 गर्ल्स आ गई, है ना। अब 5वीं गर्ल्स ये है, और तुम्हारे पास 1 2 3 4 और 5 ये बॉयज हैं। अब इनको अरेंज करना है, कैसे करोगे, नहीं, अब अगर तुमने 7 फैक्टोरियल कर दिया तो हो सकता है कभी ये भी इसके साथ में आ गया हो, तो सारी गर्ल्स एक साथ आ जाएंगी। इनमें ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि B1 B2 B3 B4 है, या फिर B5 आ गया और बाद में गर्ल्स G1 G2 G3 G4 G5 और फिर B1 B2 B3। मान लो यही एक अरेंजमेंट होता, सपोज जैसा हमने लिखा है, तो फिर 5 गर्ल्स एक साथ आ गई ना। वो तो कह रहा है 5 गर्ल्स एक साथ नहीं आनी चाहिए, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब क्या करोगे, तो अब जिनको नहीं साथ में आना होता है तो उसको क्या करते हैं, गैप मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले ये लड़कियों को हटा दो, जैसे ही तुमने लड़कियों को हटाया तो तुम्हारे पास 5 बॉयज हैं, इनको तुम अरेंज कर दो, यस और नो। 5 बॉयज को अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। अब जब 5 बॉयज को तुम अरेंज करोगे तो गैप कितने जनरेट होंगे, 6 गैप जनरेट होंगे। अरे बोलो हाँ या ना, 6 गैप में से तुम्हें ये 2 एंटिटीज को फिल करनी है, बोलो। तो 6C2 से तुमने 2 गैप सेलेक्ट कर लिए। अरे मेरी बात समझ में आ रही। अब जो ये 2 गैप हैं, इनमें इनको बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और इनटू ये 4 फैक्टोरियल। तो ये है तुम्हारा टोटल m। इज दैट ओके, समझ में आया, नहीं समझ में आया, बोलो। तो m को अगर हम काउंट करें तो देखो 6C2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू ये पूरा मिला के 6 फैक्टोरियल दिखा रहा है, यस सर, है ना। तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ये हो गया 5 फैक्टोरियल, और ये कितना है 5। तो मैं लिख सकता हूं 5 टाइम्स 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, यस और नो। अब तुमसे उसने क्वेश्चन में पूछा था m अपॉन n की वैल्यू कितनी हो गई, m अपॉन n, दिस इज 5। तो क्वेश्चन में था आपके कि व्हाट इज m अपॉन n, तो दिस इज 5। क्या समझ में आया कि नहीं, है ना। अगर साथ में नहीं है तो वी हैव टू यूज गैप मेथड, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तो फिर क्वेश्चन है कि द नंबर 2009 में पूछा गया था, 2009 में एडवांस के क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ द 7 डिजिट इंटीजर्स, द सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 10 फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 एंड 3 ओनली। तो अब देखो 7 डिजिट की बनानी है नंबर, 7 डिजिट्स का यूज कौन सा करना है, 1 2 3, और इन डिजिट का सम कितना होना चाहिए 10।
तो क्या होगा, 7 डिजिट हैं, तो मान लिया x1 x2 x3 x4 से x7 तक के नंबर होंगे, तो उनका सम क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस अप टू x7 एंड ये सबका सम होगा 10। कंडीशन क्या होगी, सिर्फ 1 2 और 3 हो सकती है, तो ऑल xi's की वैल्यू 1 से लेके 3 के बीच में होगी, हाँ या ना, बोलो, है ना। तो अब हम लोग अगर लिखें तो x1 के लिए क्या क्या हो सकता है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, और ये सातों के लिए सेम होंगे कि पावर 7, और इसमें कोफिशिएंट किसका चाहिए, x की पावर 10 का। इज दैट ओके? तो ये x की पावर 7 बाहर आएगा, ये बनाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 7, इसमें कोफिशिएंट चाहिए x की पावर 10 का, या हम कहें कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 7, इसमें कोफिशिएंट चाहिए एक्स क्यूब का। क्लियर है? अब ये तुम्हारा एक जीपी है, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स टू द होल पावर 7, इसमें कोफिशिएंट चाहिए एक्स क्यूब का, ठीक है ना। तो ये क्या बनाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर 7 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -7, इसमें कोफिशिएंट चाहिए एक्स क्यूब का। बोलो भाई, इसको एक्सपेंड अगर करोगे तो 1 माइनस 7 टाइम्स एक्स क्यूब, हायर पावर को निगलेक्ट कर दे क्योंकि हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट सिर्फ चाहिए, इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -7, इसमें कोफिशिएंट चाहिए एक्स क्यूब का। मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स की पावर -7 -7 एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -7, इसमें भी कोफिशिएंट एक्स क्यूब का चाहिए। अगर इस पूरे में एक्स क्यूब का चाहिए, यानी इसमें एक्स क्यूब का और इसमें एक्स की पावर 0 का, है ना। तो अब n है 3, r है 7, तो 3 प्लस 7 -1 c 7 -1 -7 टाइम्स 0 प्लस, बोलो, x की पावर -7 होगा ना, यहां पे ये -7 चल रहा ना, तो 0 प्लस 7 -1 c 7 -1, तो ये तो 1 हो गया। बोलो भाई, ये 6 3 9 में से एक गया 8, 8 c 6 -7, तो क्या होगा इसकी कैलकुलेट, हाँ 7 3 10 में से एक गया 9, ओ 9 c 6 है ना, 9 c 6 -7, तो 9 c 6 की वैल्यू निकाल लो, 9 c 6, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 बटे 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 -7, 3 त्रिका 9, 2 चौके 8, 4 3 12 में से एक गया 11, 77, तो आंसर विल बी 77। बोलो भाई, तो दिस कम्स आउट टू बी 77, तो इसमें सी ऑप्शन है 77। तो टोटल 77 ऐसे नंबर बनेंगे जिनका सम ऑफ द डिजिट विल बी 10। समझ में आ गया? बिल्कुल सेम ऐसे ही मेंस में क्वेश्चन आया था, है ना। बोलो, तो देखो तुमने कि एडवांस 2009 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, सेम 2023 या 24 में मेंस में क्वेश्चन था, हम लोगों ने कल इसको सॉल्व भी किया था, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं एडवांस से क्वेश्चन करोगे तो मेंस में आने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। हाँ, ये वाली कंडीशन, ये वाली ना, ये अब इसमें क्या हो, एक को किसी को क्या क्या मिल सकता है, x की पावर 1, मतलब 1 जब मिलेगा, जब 2 मिलेगा तो एक्स स्क्वायर होगा, जब 3 मिलेगा तो एक्स क्यूब। मल्टीनोमियल में हमने पढ़ाया था ना ये चीज, तो बस तो वो चीज कहती है। बोलो भाई, समझ में आ गया? फिर क्वेश्चन तुम्हारा था, एक क्वेश्चन 2018 में आया है मेंस में, एडवांस में, इसको भी जरा ट्राई करो। क्वेश्चन आया था, 5 डिजिट नंबर है, वो आपको फॉर्म करनी है जो कि डिविजिबल बाय 4 है। 5 डिजिट नंबर
डिविजिबल बाय 4। ठीक है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है जो 4 से डिविजिबल है, और जो डिजिट यूज करनी है वो सेट ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 का ही यूज करके बनाना है। एंड द रिपीटिशन इज अलाउड, कह रहा है रिपीटिशन इज अलाउड। क्या करेंगे इसमें, कैसे करेंगे, क्या थॉट प्रोसेस चलेगा? अगर हमको 4 से डिविजिबल करने हैं तो पहले तो पॉसिबल वो बना लो कि जो 4 से डिविजिबल वाले हमको केस, तो 4 से कौन कौन से बन सकते हैं? देखो 12, 13 नहीं होगा, 14 नहीं, 15 नहीं, हटाओ, 21 नहीं, 22, 23 नहीं, 24, 25 नहीं, 31 नहीं, 32 यस, 34 35 हट गया, 41 42 43 44, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है यहाँ। 45 नहीं, 51 52 53 54 55 भी नहीं है, बोलो। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं 4 से डिविजिबिलिटी के लिए, है ना। तो अब 1 बाय 1 अगर हम लोग देखें, जैसे सपोज कर लो 1 और 2 को तुमने ले लिया, तो 1 और 2 को तो लास्ट में तो तुम्हारा 1 और 2 फिक्स हो गया। अब 1 2 3, अब इन 3 के लिए 5 नंबर्स हैं, रिपीटिशन चूंकि अलाउड है तो हम तो कोई भी बना सकते हैं, तो इसके लिए 5 5 5, बोलो भाई, तो 125। तो ये सभी के लिए यही चीज होगी क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, तो 125 इंटू 5, समझ में आ रहा बात? तो 625, तो 625 ऐसे नंबर बनेंगे जो कि 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, ओके, क्या आंसर है? 625। तो समझ में आ गया मेरी बात? तो आसान था ये तो बहुत ही। अगर इसी में मान लो वो रिपीटिशन अलाउड ना कहता तब क्या करते? तो एक तो ये केस हट जाता, और हर एक के लिए फिर तुम्हारा कितने हो जाते? 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 नंबर चलेंगे तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4, तो टोटल 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर इसी में वो कह देता व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड तो टोटल 24 बनते, और जब रिपीटिशन इज अलाउड तो टोटल 625 है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं आया?